नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं जनसेवा टीवी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी जो माहौल है वो बन चुका है। सरकार ने लगभग फाइनल कर दिया है कि अगले 2 महीनों के अंदर ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो फाइनल कर दिए हैं कि हो जाएंगे और सभी ग्रामों के सरपंच पंच चुने जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में उतरेंगे, लेकिन मैदान में उतरने के लिए कुछ मुद्दे होते हैं, उनका कुछ टारगेट होता है कि उन्हें ये काम करना है, ये काम करना है। जो पिछले जो सरपंच होते हैं वो जो काम नहीं कर पाते, जो आगे प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनके जहन में यही बात होती है कि जो काम पहले नहीं हो सके वो हमने करवाने हैं। तो आज हमारे साथ हैं गांव भागल के भावी सरपंच, इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक जब से ये गांव में आए हैं, पहले ये कहीं बाहर जॉब करते थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद इन्होंने लोगों का बहुत सहयोग किया, बहुत से लोगों के काम करवाए। तो आज मेरे साथ हैं प्रवीण भागल, जो एक समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनके दिमाग में ये कैसे आया कि इन्हें भी सरपंच का इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहिए, और गांव के हित के लिए क्या क्या ये काम करना चाहते हैं, और क्या क्या इनको कमियां दिखाई दी गांव में कि जिनके लिए इनको मैदान में उतरना पड़ा। तो बात करते हैं प्रवीण कुमार जी। नमस्कार प्रवीण कुमार जी। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पूरा गांव मेरा साथ देगा, और मैं गांव के साथ तन मन धन से आप लोगों के साथ, रात को अगर 12 बजे भी बोलेंगे तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जैसे कि सभी को पता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय पर बहुत सारे आदमी आते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है मुद्दे जी, कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या मुद्दे होते हैं जिनके लिए वो मैदान में उतरना चाहिए। आपको क्या लगा कि आपको क्यों यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहिए और गांव के लिए खड़े होना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मेरी जो स्कूलिंग है वो नवोदय स्कूल से पास आउट हूँ मैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से। उसके बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की टूरिज़्म से। उसके बाद फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन होने की वजह से मैं दिल्ली प्राइवेट जॉब में चला गया 2010 में। 2010 से लेके 2000 मतलब 2020 तक जब तक कोरोना आया तब तक मैंने वहाँ पे प्राइवेट जॉब की और मैंने अपना काम शुरू किया होटल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट का। जैसे ही कोरोना लगा वहाँ से आने के बाद मैं गांव में आया, अपने यहाँ पे रहा। कोरोना में आपको पता है कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, यहाँ वहाँ घूम फिर नहीं सकते थे हम। तो जैसे जैसे कोरोना दूर हुआ और हम लोगों से मिलना शुरू किया, हमने लोगों के पास जाना शुरू किया, और मेरे जहन में आया कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी पूरे इलाके में सबसे बड़ा गांव है हमारा जी। तो तब भी गांव का कोई नाम नहीं है कहीं पे भी। कोई हमारे गांव से कोई भी लड़का यूपीएससी में आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ, किसी ने भी आज तक एचसीएस क्लियर नहीं किया, कोई जुडिशरी में नहीं गया। शिक्षा की हम बात करें तो बहुत ही लो लेवल के जो शिक्षा हमारे गांव में है वो चली आ रही है। अपना गांव पूरी की पूरी तरह से नशे में धंसा हुआ है। चारों तरफ गांव के अंदर ठेके हैं। गांव का माहौल जैसा हम बनाएंगे वैसा बनेगा। अगर हमारे गांव में चारों तरफ लाइब्रेरी रहेंगी तो सभी लोग शिक्षित होंगे, उसी तरह के बच्चों को आगे रोज़गार मिलेगा और उसी तरह की सोच मिलेगी। अगर गांव के चारों तरफ हम ठेके खोलेंगे तो सभी लोग स्वाभाविक है कि नशे की ओर जाएंगे। तो गांव के अंदर कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी डायरेक्ट इंस्पेक्टर सेलेक्ट नहीं हुआ आज तक। CGL SSC की कोई कोचिंग की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। जब हम सड़क से गुजरते हैं तो इतना कूड़ा करकट कचरा फैला हुआ है गांव में कि बाहर वाले बोलते हैं आपका गांव इतना बड़ा गांव है लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है। मतलब नीति के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद हर साल अच्छा ग्रांट आता है, लेकिन किसी को कुछ करवाने की कोई सोच नहीं है यहाँ। तो जैसे कि गांव में कोई भी आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो लोग उस आदमी को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके साथ मिलता जुलता हो, मिलनसार हो, उनको अच्छी तरह जानते हो। तो जब से आप गांव भागल में आए तो आप लोगों के साथ मिले, तो उनको कितने सफल हुए आप अपने साथ मिलाने में, उनके साथ सुख दुख में जो शामिल होते हो,
कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जब मेरा मतलब किसी से मिलने का कोई विचार नहीं था, जब मैंने देखा कि गांव के अंदर जो मज़दूर तबका है अपना, जो सिर्फ सीजन लगाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता, खासकर लेडीज़, नरेगा का काम अपने गांव में कम से कम 7 से 8 साल से बंद पड़ा हुआ था। मैंने ऑफिस में घूम के चंडीगढ़ जाके नरेगा के लिए गांव के महिलाओं के लिए सबसे पहले नरेगा का काम शुरू करवाया, जिसके अंदर कम से कम 45 से 50 लाख रुपए मैं गांव के मज़दूर लोगों को जो नरेगा की मजदूरी करते हैं उनको दिलवा चुका हूं, और कम से कम 500 से 600 जॉब कार्ड जिनके पास काम करने के लिए जॉब कार्ड नहीं होता वो बनवा चुका हूं। उन लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी। हर कोई परेशान है मौजूदा सरकार से। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी की पेंशन नहीं बन पा रही थी, तो मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों की पेंशन बनवाने का काम कराया जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। उनके साथ जाके कैथल डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में जाके मिलके अधिकारियों से बात करके उनके डॉक्यूमेंट पूरे करवा के उन सब की पेंशन बनवाई। तो जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता गया, रुझान बढ़ता गया, लोगों का इंटरेस्ट मेरी तरफ होता गया, और मैंने भी लोगों से मिलके उनकी समस्या सुन के उनको सॉर्ट आउट करवाने का काम किया जितना मेरे से हो पाया। अगर देखा जाए तो पंचायती जो चुनाव हैं वो सिर्फ छोटी छोटी बातों तक सीमित रह गए जी, जैसे गलियां, नालियां, चौपाल। अगर आपको भगवान मौका दे जी, तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा? देखिए, किसी भी गांव की जो मूलभूत सुविधा होती है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, नदी, नाले और जोहड़ अगर वो दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा गांव भी कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे लोगों के जो पशु है, डांगर है, उनके लिए जोहड़ की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। रही बात नाले की, अभी बारिश का टाइम चला हुआ है, आप देखते हो कि जिस टाइम पे बारिश आती है सभी के घरों में पानी घुस जाता है, निकासी की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि जो नाले बने हुए हैं कम से कम 15 साल से बने हुए हैं, उसके बाद उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि पहले आबादी कम थी तो पानी की वेस्टेज कम होती थी, लोगों के घर में बोर नहीं थे, नलके नहीं थे, सिर्फ नलका होता था, पानी कम बहाते थे, हर किसी के घर में बोर है। पानी ज़्यादा बहना शुरू हो गया, कुछ बारिश का पानी होता है, कुछ उसका, तो जो नाले हैं वो छोटे हो गए हैं, गांव की आबादी बड़ी हो गई है, वो भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, ओवरफ्लो होकर वो घरों में घुस जाते हैं। उसको दुरुस्त करने का काम हर 5 साल के अंदर नालों की सुविधा होनी चाहिए। नहर का जैसे घाट था, 2 घाट बिल्कुल 10 से 11 साल से बिल्कुल टूटे हुए थे, किसी की भैंस का टांग टूट जाती थी, जो भैंस बच्चे देने वाली होती थी उसके वो बच्चे ख़राब हो जाते थे। हमारे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, तो पिछले साल ही मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से साइन करवा के एप्लीकेशन देके इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने वो एप्लीकेशन लगाई। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सहायता से वो घाट को बनवाने का काम हमने किया। ये तो रही हमारी नदी, नाले और जोहड़ की बात। और मेन जो मुद्दा होता है किसी भी गांव का या किसी भी देश को विकास की ओर ले जाने का मुद्दा होता है शिक्षा। अगर जब तक किसी भी गांव में या देश में शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उस देश की तरक्की बिल्कुल नामुमकिन है। और शिक्षा के लिए अगर आप बात करेंगे तो हम सबसे पहले जो 4th और 5th क्लास में जो बच्चे हैं, चाहे वो कहीं पे भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में कर रहे हैं, उनको हम स्पेशल कोचिंग दिलवाएंगे। सैनिक स्कूल, शायद अपने गांव में एक भी बच्चा आज तक सैनिक स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ। नवोदय विद्यालय जहां से मैं पास आउट हूँ, मॉडर्न स्कूल, जो शिक्षा के मतलब ये सारे के सारे जिन स्कूलों के मैंने नाम लिए हैं सब के सब पेपर बेस्ड हैं। इसके अंदर एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तभी सिलेक्शन हो पाता है। तो इन सभी 4th और 5th क्लास के बच्चों को हम कोचिंग, स्पेशल कोचिंग दिलाएंगे। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मॉडर्न स्कूल में उनको हम एडमिशन दिलवाएंगे। जैसे ही अपने गांव के बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होना शुरू होंगे तो गांव का भविष्य अपने आप सुधरता जाएगा। जैसे अगर बात करें चुनाव की, जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, अगर लोग आपके ऊपर प्रेशर डालने लगे कि आप रहने दो, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, चुनाव हर किसी का अधिकार है, वोट मांगना हर किसी का अधिकार है, चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है। हम आज तक हर किसी को वोट देते आए हैं, तो मेरा सभी गांव वालों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमें सिर्फ एक मौका दो। आपके बच्चों के भविष्य के लिए हमारे पास बहुत प्लान है
हम गांव के विकास के लिए यहाँ पे आए हैं, और अगर आप हमें मौका देंगे तो हम अपने जितने भी हम वादे करेंगे वो सारे पूरे करेंगे। अगर देखा जाए गांव में दिन ब दिन चोरियां जी बढ़ती जा रही हैं और बच्चे लगभग 50% अगर हम कहें तो जी 50% बच्चे ऐसे हो गए हैं जो शराब तो चलो नशा था ही, जी दूसरे नशे भी करने लग गए जो बाहर से आते हैं। उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा कदम होना चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एम एल ए लेवल की होती है, लेकिन हम जहाँ तक कि पंचायत अगर प्रयास कर सकती है तो गांव के जितने भी मेन जो रास्ते हैं जी जी हम उन सभी रास्तों पे एक मेन गेट बनवाने का काम करेंगे। जी जो सीसीटीवी लगे होंगे, सर्वेलेंस में रहेंगे, कौन गांव के अंदर आ रहा है, कौन गांव से बाहर जा रहा है। जो छोटे रास्ते हैं उनमें भी हम कोशिश करेंगे। अगर हम हर साल एक गेट भी बनवाने की कोशिश करते हैं तो 5 साल में 5 गेट बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि 5 रास्तों से ज़्यादा अपने गांव के अंदर हैं जो मेन बाहर जाते हैं। इसके अलावा हम पूरे गांव में वाईफाई की सुविधा दिलवाएंगे, और सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पे क्राउड ज़्यादा रहता है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्रयास करेंगे। और रही बात नशे की, जो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ, जो नशा कर रहे हैं मैं उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, वो करें, भले ही करते रहें, क्योंकि उनके घर वालों को उसके बारे में सोचनी पड़ेगी। लेकिन मैं उन सभी नशा करने वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आप जो अपने गांव के नए बच्चे हैं उनको नशे की लत न लगाएं। हम हर 6 महीने में एक कैंपिंग चलाएंगे, युवा बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उनको नशे अगर नहीं छोड़ सकते, कम से कम नए बच्चे नशे की चपेट में न आए, ऐसा हम कार्यक्रम हर 6 महीने के अंदर करेंगे। और अगर देखा जाए ये अंधेरा, अगर आप अभी गांव में चले जाओ जी तो गांव में कोई लाइटों का प्रबंध नहीं है। जी क्या गांव में जो पंचायत लेवल पर जी स्ट्रीट लाइटें मिलती हैं, नहीं मिलती? देखिए, पिछले जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर स्ट्रीट लाइट का काम आया था, बट किसी कारणवश हो सकता है कि अपने गांव में वो टेंडर नहीं लगा हो। काफ़ी गांव है जिसमें मैं घूम चुका हूं, सब में मतलब स्ट्रीट लाइट का प्रबंध करवा दिया गया है। सरकार की तरफ से स्ट्रीट लाइट का ऑलरेडी टेंडर निकलता है, और हम सबसे पहले स्ट्रीट लाइट का काम और वाईफाई का काम करेंगे, जो गांव की सुविधा के लिए और गांव में कोई चोरी ना हो पाए, कोई नशा की लत ज़्यादा ना बढ़ पाए, इन सब चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि गांव भागल में सरकारी हॉस्पिटल है जी लेकिन वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है। जी चलो सुविधाएं भी देखो, ऐसा होता है कि चलो हमारे नज़दीक ही पड़ता है जो गुलाब है, तो यहाँ से अगर हमें कोई पेशेंट लेके जाना पड़े तो एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी उसके बारे में अगर हमें एम्बुलेंस मंगवानी हो तो पंचायत का इसमें क्या रोल होता है? देखिए, पंचायत का एक अहम रोल होता है। किसी भी चीज़ को लेके पंचायत अपने रेजुलेशन पे कहीं से भी जो हॉस्पिटल बनाकर उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, अपने रेजुलेशन पे डॉक्टर को बुला सकती है, रेजुलेशन डाल के अपने एम्बुलेंस को लगवा सकती है। भले ही आपको ड्राइवर ना मिले तो पंचायत खर्चे पे हम ड्राइवर यहाँ पे गांव के किसी भी 2 व्यक्ति को या 3 व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ बहन बेटियाँ हैं जो बहुत परेशान हो जाती है, किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, भले ही चीका 12 किलोमीटर है, लेकिन 12 किलोमीटर से आने जाने का जो समय लगता है, इतनी समय में किसी भी पेशेंट किसी भी तरह सीरियस हो सकता है। इतना बड़ा गांव की 10-12 हज़ार की आबादी में यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर बात करें रोजगार की, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का लेवल होता है वो लगभग नालियों और गलियों तक ही सीमित रह जाता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जी आपने बात की रोजगार की, तो ग्राम पंचायत के आधार पर आप रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हो? देखिए, गांव में हम जो अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सीजन का काम करती हैं, जीरी का और कणक का। इसके अलावा पूरे वर्ष वो मतलब फ्री रहती हैं। जैसे आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा एक स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत हम 100 दिन का रोजगार हर परिवार को दिला सकते हैं, और हमने दिलवाया भी है। हम आप लोगों से पूरा वादा करते हैं, हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिलाने का हम काम करेंगे। और जैसे क्या नाम है, जो अपने गांव में जो ज़मीन पड़ी हुई है, जिन पे कोई भी किसी का अधिकार नहीं है, वो खाली पड़े हैं, जैसे आप खुद दिखाने लगा लो, ये बेले पड़े हैं बिल्कुल। अगर हम एक लेवल पे सोचा जाए, इनके अंदर अगर हर एक उसके अंदर बगीचा लगाया जाए, जैसे आप
अमरूद का ही लगा लो, जी जी। ठीक है, अमरूद का बाग लगाया जाए, उससे कम एक परिवार को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसको ठेके पे दे दिया जाएगा। 50,000 या 60,000 पूरे वर्ष की आमदनी होगी। तो ऐसे 4 से 5 जगह अपनी पड़ी हुई हैं जहाँ पे कहीं पे जामुन का, कहीं पे अमरूद का, कहीं पे आम का, वहाँ पे बाग लगवा सकते हैं और वहाँ से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातें थी गांव की। अब मैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता हूँ। जी। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, क्योंकि गांव से सुनने में आया है कि आप अगर किसी का कोई काम हो तो उनको अपनी गाड़ी में लेकर जाते हो, जी और पैसा भी लगता होगा। जी क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो खर्च होता है, जी और आप लोगों के काम करवाने के लिए इधर उधर जाते हो, समय भी खराब होता है, पैसा भी। तो घर वालों की ओर से जी आपको कैसा कोऑपरेट मिल रहा है, या घर वाले आपको ये कहते हैं कि रहने दे, छोड़? उनके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक कि घर वालों का सवाल है, वो मुझे किसी भी काम के लिए कभी भी मना नहीं करते। उनको पता है कि अगर हम किसी दूसरे की सहायता करेंगे, जी जी। वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। जैसे घर में कोई बीमारी होती है, कुछ हो जाता है, तो जो लोगों की जो हम सेवा करते हैं, उनकी जो दुआएं हैं वो आगे काम आती हैं। जी जी। और मेरा हर टाइम मोटिव रहेगा, चाहे रात के 12 बजे भी मुझे कोई आके ये बोले कि प्रवीण ये काम है, मैं हर टाइम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। और घर वालों का कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। घर वालों को वो बोलते हैं कि बेटा सेवा करेगा तभी मेवा मिलेगी, इस करके घर वालों के विचार बहुत अच्छे हैं इस मामले में। और गांव में जिन लोगों से अब तक आप मिले, उनसे कैसा कोऑपरेट मिल रहा है? देखिए, गांव में जिस भी व्यक्ति से मैं मिलता हूं, क्योंकि अभी मेरे को गांव में आए हुए 3 साल हुए हैं, जी। लोगों से मिला हूं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को। अगर मैं विचार शेयर करता हूं, साझा करता हूं, तो वो मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनके मन में ये भी रहता है कि भी ऐसा कोई करता तो है नहीं। जी जी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई अगर आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे तभी तो ये काम होगा। जी जी। आप मान के चलो, पिछले साल की मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो पेड़ है, प्लांटेशन अपने गांव में कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पेड़ पौधे होने चाहिए। जी। लेकिन पिछले साल जैसे जो डेरा प्रेमी भाई हैं अपने में, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो हर साल 15 अगस्त को ट्री प्लांटेशन करते हैं। जी। लोग उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भविष्य में ये पेड़ हमारे कितने काम आने वाले हैं। आज वृक्ष हर मतलब व्यक्ति की एक वो हो गई है, नीड हो गई है कि हर बंदे को एक वृक्ष लगाना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से मेरे जन्मदिन पे हर साल वृक्ष लगाता हूँ, और नेक्स्ट मंथ भी मैं वृक्ष लगाने का काम अपने गांव में कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने कम से कम 20 से 30 त्रिवेणी लगाई हैं। सभी डेरा प्रेमियों ने मिलकर मेरा साथ दिया, उन्हीं के कारण ये काम संभव हो पाया है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये हैं प्रवीण कुमार जी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरपंच पद के उम्मीदवार। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और गांव के बारे में इनकी सोच बहुत ही सराहनीय है। तो हम भी अपने चैनल जनसेवा टीवी की ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान करे कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा गांव के सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस मुहिम में मेरा साथ दें। मैं आप लोगों के साथ दिन रात आपकी सेवा में खड़ा रहूँगा। मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही लड़का हूँ। आप लोग ही मुझे जिताएंगे, आप लोग का सहयोग रहेगा तभी ये काम संभव हो पाएगा। मेरा सभी से बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया मुझे इस मुहिम में कामयाब बनाएं और गांव को एक विकसित गांव की तरफ ले जाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।